झुमरी तिलिया फेमस ज़्यादा है माइका और माइंस के। आप छोटे से गांव में है तो वहाँ पे क्या है, आप एक्सपोजर तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है अगर आप में टैलेंट है तो। और आगे अगर काम करना है तो आपको मेट्रो सिटी जाना ही पड़ेगा। और रेमो सर के बारे में क्या ही बोलना, वो तो है ही, मतलब बोल सकते हो आप कि काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं वो भी हर चीज़ों में। सनी लियोनी मैम का एक प्रमोशन था कोलकाता में ही, उस ओवर थिंकिंग की वजह से ना मुझे मतलब अटैक आना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक। बस यही है कि अब वो जहाँ भी जैसे भी अच्छे से अपना आगे बढ़े और अच्छा करे। Hey everyone, welcome back to my channel जिसका नाम है Unrehearsed and I hope you all are doing great. Well, as you all know that winters are coming, तो जब ठंड आता है तो हम लोग उसके साथ चाय पीते हैं, मीठा खाते हैं और उसके साथ साथ we think that हमें बैडमिंटन, डांस ये सब भी करना चाहिए। So क्योंकि हम बैडमिंटन के बारे में बात किए, डांस के बारे में बात किए, तो ऑब्वियसली डांस के बारे में बात करने के लिए और उसके रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए वी हैव अ परफेक्ट गेस्ट टुडे। सो हिज नेम इज गर्वित। सो हाय गर्वित। हेलो मैम। वेलकम टू अनरिहर्स्ड। थैंक यू सो मच। सो वी आर ग्लैड टू हैव यू ओवर हेयर एंड आई थिंक हम ज़्यादा फॉर्मल बातचीत नहीं करके वी शुड डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। सो सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आप झारखंड से हो। यस। तो आप अपने जगह के बारे में कुछ बताइए। झारखंड में झुमरी तिलिया से हूँ। ओके। झुमरी तिलिया जैसे आपने सुना होगा काफ़ी जगह पे नाम मूवीज में, तो लोग सोचते हैं कि इमेजिनरी है झुमरी तिलिया। झारखंड में एक छोटा सा गाँव है और वहाँ पे ये झुमरी तिलिया है हमारा। तो झुमरी तिलिया में काफी टैलेंटेड लोग हैं हमारे, अच्छे अच्छे पर्सनालिटी है झुमरी तिलिया में, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और उस जगह के बारे में कुछ बताइए। झुमरी तिलिया फेमस ज्यादा है माइका और माइंस के कारण। अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर आपका रेडियो में हमारा झुमरी तिलिया का नाम काफी आया करता था, तो हमारे झुमरी तिलिया से सबसे ज्यादा खत जाया करता था फरमाइश से कि हमें आज ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है। अच्छा। तो रेडियो पे काफी फेमस था, उस कारण से आप मान सकते हो झुमरी तिलिया एक नाम जो है, लोग सोचते हैं ये कहाँ पे है, बट रियल में झारखंड में है ये झुमरी तिलिया। एक छोटा सा गांव है, प्यारा सा गांव है। अच्छा। सो आप यहाँ कोलकाता फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आना जाना आपका लगा रहता है? हाँ, लगा रहता है। ओके। सो अब आपके झारखंड के बारे में तो बात हो गया, तो अब आपके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। थोड़ी क्यों, सारी बातें आई थिंक आपके बारे में ही होंगी। तो आप स्कूल ड्रॉप आउट हो? यस, मैं स्कूल जनरली सब कॉलेज ड्रॉप आउट सुनते हैं, बट आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, आप स्कूल ड्रॉप आउट हो गए। सिचुएशन कुछ ऐसी थी और घर की कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, तो कोशिश कर रहा था मैं कि स्कूल के साथ साथ घर को भी थोड़ा मेंटेन कर लूं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ज़्यादातर मैं बाहर रहता था, तो उस कारण से हमारा स्कूल छूट गया। छूटने से फिर क्या है कि बाहर काम, कोलकाता कुछ साल में कोलकाता में रहा, कुछ साल दिल्ली में रहा, कुछ साल मुंबई में रहा, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप स्कूल रह के आप दूर से स्कूल अपना कवर कर सको। बट हाँ, बाहर में था तो काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, इस कारण से स्कूल छूट गया मेरा। अच्छा। सो कहीं ना कहीं काम की वजह से ही छूटा? हाँ, काम की वजह से ही छूटा। तो आप जैसे झारखंड से हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली झुमरी तिलिया इट्स ऑब्वियसली हम आपने सही बोला, क्योंकि हम लोगों ने मूवी वगैरह में ही सुना है। जनरली एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं पता नहीं। एग्जिस्ट करता है झुमरी तिलिया। तो आप वहां से हो और आपको क्या लगता है कि झारखंड से रह के आप अपने लिए एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं, या कोलकाता या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके एक्सपोजर क्रिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी ग्राफ में जाना है? तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे से गांव में है तो वहाँ पे क्या है, आप एक्सपोजर तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है अगर आप में टैलेंट है तो। और आगे अगर काम करना है तो आपको मेट्रो सिटी जाना ही पड़ेगा, ये तो श्योर है। तो आना, अब देख लो, मुझे ही देख लो, अभी पॉडकास्ट शूट करना था तो मुझे आना पड़ा इधर। हाँ। है ना। तो अब उधर होता तो मैं उधर भी कर सकता था शूट। तो एक टाइम के बाद आपको मेट्रो सिटी इंपॉर्टेंट है ही, आपको आना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। ओके। सो अब हम डांस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने आई थिंक स्कूल ड्रॉप आउट भी डांस के कारण किया था। और आपने एक डांस चैंपियनशिप
जीता था। हाँ, तो जो मुंबई में उसका फिनाले हुआ था, मुंबई में फिनाले हुआ था, एंड उसमें जज में सरोज खान जी, रेमो और आई थिंक टेरेंस सर थे। सो आप उस चीज के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, उन तीनों को आपको सामने देखना और वो आपको जज कर रहे हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ आपको वो पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे लगे? मेरे लिए वो ना एकदम ड्रीम सा था। मैं मतलब बता नहीं सकता। मैं जब मुंबई 4th या 5 राउंड था, 4 राउंड कंप्लीट किया मैंने और 5 राउंड में फिनाले के लिए टॉप 20 सेलेक्ट हुए थे। और जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ ना, वो मतलब मेरे लिए ड्रीम था। वो पूरा रात में सोना, फिर न्यूज वाले आए, रिपोर्टर जितने भी इंटरव्यू वगैरह लिए, सारा कुछ, तो वो सब ऐसा लग रहा था मेरे साथ ड्रीम हो रहा है। जब मैं स्टेज पे चढ़ा और टेरेंस सर मेरे काफी फेवरेट है, मैं उनको बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चीज था कि मैं उनको सामने से देख रहा हूँ। तो स्टेज पे आने के बाद टेरेंस सर को जो मैंने टीवी पे देखा था, वो टेरेंस सर टीवी वाले नहीं दिख रहे थे। बहुत अलग ही पर्सनैलिटी थी उनकी और काफी डाउन टू अर्थ है वो। और मास्टर जी उनके साथ तो मैंने एक वर्कशॉप कोलकाता में ही किया था। अच्छा। आफ्टर चैंपियनशिप के बाद। अच्छा। तो वो भी काफी हम्बल है, बहुत गाइड करती थी, बहुत अच्छा सजेशन देती थी वो। तो जो दिखते हैं टीवी में वो नहीं है, रियल में काफी हम्बल है और काफी कोऑपरेटिव है। और रेमो सर के बारे में क्या ही बोलना, वो तो है ही, मतलब बोल सकते हो आप कि काफी अच्छा गाइड करते हैं वो भी हर चीजों में। और वैसे भी हम लोग उनका भी देखते हैं रील्स वगैरह, तो काफी अच्छे से सजेशन देते हैं। मैं स्टेज पे गया तो बस एक ही वर्ड बोला, सर मैं यहाँ तक आ गया, अब यहाँ मैं जीतू या हारू मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों को सामने से देख लिया, मेरे लिए जीत यही है। फिर वो टेरेंस सर ने माइक उठा के जो रिप्लाई दिया कि जीतोगे टेंशन मत लो, बस अपना बेस्ट देना है, और अपना बेस्ट दिया वहां पे। और उनके मुंह से ये अनाउंस हुआ कि मैं विनर हूं। तो वो अलग ही, मतलब वो जो मैंने फेस किया, वो जो मेरे लिए था मेरे लाइफ में, उसके बाद वो सीन कभी मेरे साथ क्रिएट हुआ ही नहीं आज तक। तो इसलिए वो मेरे लिए ड्रीम ही लगता है आज भी कि एक ड्रीम था, उसके बाद चल रहा है। नहीं, आई होप एंड आई प्रे कि आगे भी इस तरीके के आपके ड्रीम्स और सक्सेसफुल होंगे। सो जैसे कि डांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपका लाइक व्हिच फॉर्म यू परफॉर्म? मैं फ्री स्टाइल करता था ज्यादातर, कंटेम्प्ररी, लॉकिंग, पॉपिंग और आपका ये बॉलीवुड मिक्स, तीनों मिक्स रहता था मेरा। और तीनों को मिला के एक अलग फॉर्म क्रिएट कर रखा था मैंने। और वो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बढ़ रहा था, फाड़ा हुआ था, मतलब एक नाम था। मैंने कुछ लाइव कॉन्सर्ट भी किया, स्टेज शेयर किया हनी सिंह के पाजी के साथ। ओह ग्रेट। हाँ, उनका रांची में एक लाइव कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे एज ए आर्टिस्ट हमें भी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब मजा आ रहा था काम करने में। सो हाउ इज हनी सिंग्स एनर्जी ऑन स्टेज? वो अलग टाइप का बंदा है। मतलब हनी सर का मैं बताऊं तो स्टेज पे आने के बाद वो जो ऑडियंस को फाड़ते हैं, मैंने सीखा कि ऑडियंस को कैसे हैंडल किया जाता है। अलग पर्सनालिटी है, हर किसी से मेरे को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने को भी मिला। हर टाइम मैं नोटिस करता था कि स्टेज पे आने के बाद ऑडियंस को कैसे हैंडल करते हैं, अपने ऊपर अट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो सब चीजें। तो एक टीवी पे देखना, एक उस टाइम पे तो टीवी पे हम लोग देखते थे, और एक लाइव देखना बहुत डिफरेंस हो जाता है। कि लाइव मतलब जो टीवी पे देखते उससे अच्छा, मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं पर्सनालिटी, और मतलब बोल सकते हो कि सेम बंदा वो है ही नहीं। अच्छा। अलग ही कुछ दिखता है। उसके बाद फिर सनी लियोनी मैम का एक प्रमोशन था कोलकाता में ही, जैकपॉट मूवी का। अच्छा। तो उसमें भी हम लोग एक परफॉर्मेंस था ऑडियंस को, क्राउड को इकट्ठा करने के लिए, तो साथ में उनके साथ भी कुछ स्टेज शेयर किया है मैंने। तो स्टार्टिंग में काफी अच्छा चल रहा था, मतलब काम कर रहा था फटाफट, मजा आ रहा था काम करने में। सो काम के साथ साथ जैसे आपने बताया कि आपने रीजनल मूवीज में भी डांस कोरियोग्राफी की है। तो एक लाइव स्टेज में परफॉर्म करना, कॉम्पिटिशन्स में जाना, इवेंट करना, और एक मूवी में कोरियोग्राफी करना डांस, तो इन दोनों में कितना अंतर है? बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डांस में होता क्या है कि अपन स्टेज पे आए, परफॉर्मेंस दिए और करके निकल गए, वहां पता नहीं चलता। बट मूवी में क्या होता है ना, हर चीज अपने को देखना पड़ता
पड़ता है कि डांस के साथ साथ हम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो दिख सकता है। तो आप बोल सकते हो कि स्टेज पे जो कोरियोग्राफी हमारा होता है वो हम लोग प्रॉपर डांस करते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो मूवी में होता है उसमें सीन कोरियोग्राफी करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, उसमें क्या है कि लड़की चल रही है, लड़का आया, थोड़े मूवमेंट्स हुए, दुपट्टा उड़ रहे हैं, ये कोरियोग्राफी हमारा होता है। तो बहुत बहुत डिफरेंस है। हाँ, बहुत डिफरेंस है। बट इजी कौन सा है? इजी बोल सकते हो, स्टेज परफॉर्मेंस मेरे लिए इजी है। अच्छा। हाँ, कोरियोग्राफी में क्या होता है ना, हर चीज देखना पड़ता है, कैमरा एंगल सेट करना पड़ता है, किस एंगल से कौन सा आपका सीन सही दिख रहा है, लोकेशन कौन सा अच्छा लग रहा है। मतलब डायरेक्टर जो होते हैं वो डांस का जो हमारा वो सीन होता है ना, उस कोरियोग्राफी में कैमरा आपको ही दे देंगे, आप देख लो कैसे सेट करना, कौन सा अच्छा आ रहा नहीं आ रहा। और कोरियोग्राफी में क्या होता है, अपना कोरियोग्राफी की स्टेज पे परफॉर्म किया, खत्म। ओके। लेकिन वो जो मूवी में हम लोग करते हैं वो एकदम अलग ही चीज होता है। तो उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है कि हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते। स्टेज पे क्या म्यूजिक चल रहा है, कुछ भी करके निकल जाते हैं तो वो लगता है कि डांस ही करके गया बंदा। तो ज्यादा मेहनत अपने को इसमें मूवीज में करना पड़ता है। हाँ, ओके ओके। सो डांस अच्छा चल रहा था जब से आपसे ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है। मैं ये चीज़ बार बार मेंशन सुन रही हूँ कि डांस अच्छा चल रहा था। तो डांस अचानक से रुक क्यों गया लाइफ में? डांस रुकने का रीजन ये था कि मैं मुंबई में था। सडनली एक रात कॉल आया मुझे कि आपके फादर की डेथ हो गई है। और वो मतलब मेरे को बिलीव नहीं हुआ। तो कुछ देर के लिए मैं साइलेंट हो गया, मेरे को समझ में आया नहीं। बट फिर मैंने किसी से कंफर्म किया और फिर उसी रात फ्लाइट पकड़ के मैं अपने होम टाउन आया। और मेरे लिए वो मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये चीज रियली में हो चुका है। Was he sick? नो, उनको शायद पता तो नहीं चला, शायद हार्ट अटैक आया था। हाँ, तो फिर सारा कुछ जो भी होता है हमारे हिंदू धर्म में वो सारा खत्म करने के बाद, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था, मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा था उस चीज को लेके, उस एक्सीडेंट को लेके। और उस ओवर थिंकिंग के वजह से ना मुझे मतलब अटैक आना शुरू हो गया था, बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक। और फिर उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ बीमारी हो गया। और फिर बहुत सारे डॉक्टर्स ये वो मतलब जितना होता है अपना सारा प्रोसेस, फिर मैं चीज़ों को समझा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने यूट्यूब वगैरह करना शुरू किया, फिर अपने आप को धीरे धीरे उस चीज़ से निकालने का कोशिश किया। मुंबई में फिर बैक हुआ। बैक होने के बाद ना सिर्फ एक टेंशन था कि घर में फैमिली अकेले, क्योंकि मैं फैमिली में सिंगल हूँ, एक ही भाई हूँ, 2 सिस्टर है जिनकी मैरिड हो चुकी है और मम्मी अकेली थी। मम्मी को उधर जाना नहीं था, तो वो सोच के फिर मैं मुंबई से अपने होम टाउन बैक हो गया। अब सोचा कि इधर ही कुछ करते, और होम टाउन में हमारा क्या छोटा सा गांव बोल सकते हो आप, तो वहाँ उतना स्कोप नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक एकेडमी चला सकते हो डांस से रिलेटेड, और उससे भी कुछ ज्यादा अर्न नहीं कर सकते क्योंकि उतनी फी होती नहीं थी उस टाइम पे वहाँ पे। फिर मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का, और अच्छा चल रहा था बिजनेस। बट मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला कि भाई मुझे भी बिजनेस करना है। मैं बोला ठीक है, मेरा बिजनेस रनिंग में है, आजा मेरे साथ कर ले, साथ में मिलके करते हैं, कुछ बड़ा फिर करेंगे इसको। और फिर अच्छा चल रहा था हमारा सब कुछ। फिर हमने रेस्टोरेंट ओपन किया, वो भी काफी अच्छा चल रहा था सब चीज। बट लोड बहुत ज्यादा था, क्योंकि 2 चीज चलाना हर किसी की बस की बात नहीं है। स्टाफ्स, रेंट्स, हर चीज, लायबिलिटी बहुत ज्यादा था, प्रेशर रहता था हर मंथ। और मेरे साथ सीन ये था ना कि मैं हमेशा अपने फ्रेंडशिप को ही देखा कि मेरा फ्रेंड है। मैं बिजनेस में मतलब वो चीज इन्वॉल्व ही नहीं कर पाया कि हाँ ठीक है भाई हम बिजनेस पार्टनर है, तो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमारा बिजनेस डाउन में जा रहा है, क्या हो सकता नहीं हो सकता है। तो कभी कभी बैठते थे, कभी फ्रेंड टाइप का। ज्यादा मैं कोशिश अपने फ्रेंडशिप को बचाने में लगा हुआ था। और फिर सडनली एक दिन ऐसा आया कि वो थोड़ा सा किसी कारण की वजह से बैक हो गया। उसके बैक होने के कारण क्या है, दोनों बिजनेस का लोड मेरे ऊपर आ गया। लोड आने के कारण हुआ क्या ना कि जितने भी बैंक वाले थे या जो भी थे, वो लोग एवरीडे आके बैठे रहते थे कि भाई पेमेंट करो। प्रेशर बहुत ज्यादा था स्टाफ्स का, स्टाफ छोड़ना शुरू कर दिए अपना काम वाम, तो बर्डन बहुत ज्यादा आ गया था। फिर मैंने कैफे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद सोचा चलो कपड़े का दुकान है, मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस पर भी सीन ऐसा था ना कि बैंक वाले वहां पे भी आके बैठे रहते थे। फिर जो मेरा फ्रेंड था उसके कुछ पर्सनल जो भी
कर्जेदार लोग थे, जहाँ जहाँ से उसने पैसा उठा रखा था, वो लोग भी आके दावा करते थे कि उसकी यहाँ पार्टनरशिप है तो मैं सामान ले जाऊंगा, ये वो वगैरह वगैरह। फिर बहुत स्ट्रेस में रहने लगा मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, मेरे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बिखरा हुआ दिख रहा था मेरे को, सब चीज़। फिर लास्ट में मैंने बोला इतने स्ट्रेस लेने से फ़ायदा नहीं है, मैंने क्लोज कर दिया, कपड़े वाला भी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर जनवरी में मैंने वापस, नहीं, क्लोज करने के बाद मैं सोचा अब क्या कर सकता हूँ। तो इवेंट्स का काम मैं करता था पहले, मेरे को पता था, तो मेरे जो भी पुराने क्लाइंट्स थे उनको कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मैं वापस बैक हुआ उस लाइन में। तो इवेंट का 2-3 काम मिला स्टार्टिंग में, फिर सीजन ऑफ हुआ तो टोटल ब्लैंक। फिर समझ में नहीं आ रहा था अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से तो ट्रस्ट वैसे भी मेरा उठ गया था कि बिजनेस, क्योंकि इतना ज्यादा लॉस में काम करने के बाद फिर हिम्मत नहीं था कि वापस बिजनेस कर सके। फिर मेरे को याद आया कि लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग ना छोटी छोटी वीडियोस बनाया करते थे शौक से, क्योंकि खाली टाइम पे पड़े हुए थे तो कुछ कुछ कॉमेडी भी किया करते थे। तो मैं वही 1-2 वीडियो डाला अपने इंस्टाग्राम पे और अच्छा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो मैं सोचा कि ये भी कर सकते हैं, थोड़ा तो लेट है बट कोई नहीं, साइड से कर सकते हैं। तो फिर मैंने वीडियो डालना शुरू किया, बट एक चीज था कि लोग, मेरे माइंड में एक चीज आ गया था कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कि बंदा किस लेवल पे था, आज वापस क्या शुरू कर रहा है। थोड़ा कुछ लोगों को पटा भी लग रहा था, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा खराब भी लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं ना, छोड़ देते हैं। फिर मैंने वैसे वैसे लोग को कांटेक्ट किया जो लोग एक टाइम पे मेरे को कांटेक्ट किया करते थे। मतलब मेरे लिए वो चीज़ थोड़ा अजीब था कि फिर मैं सोचा चलो काम ही तो है, काम तो इतना डाउनफॉल आ गया मेरा, तो काम के लिए कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। बट वो लोग ना सामने से रिस्पॉन्स मेरे को नहीं दिए, मतलब ईगो टाइप्स रिप्लाई, रिस्पॉन्स नहीं करना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो ही बनाते हैं, और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरे 900 फॉलोअर्स थे और आज ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 40,000 के आसपास है, और काफ़ी सारे वीडियोस मेरे मिलियंस में है, जो कि 8 मिलियन, 10 मिलियन, 30 मिलियन, इस तरीके से वीडियोस मेरे मिलियंस में। और आज के डेट में ऐसा है कि झारखंड में कहीं निकलता हूँ तो हाँ, एक मतलब फेस एग्जिट करता है मेरा कि हाँ बंदा जानता हूँ मैं इसे, तो अच्छा लगता है। और अभी अब सोच लिया हूँ कि अभी 1 साल और टाइम लगे, 2 साल टाइम लगे, बट अब इसमें मेरे को आगे बढ़ना है। सो कॉमेडी वीडियोस के साथ आपने डांस के बारे में क्या सोचा है? डांस तो मेरे लिए ब्लड में आप बोल सकते हो, और ये मेरे लिए इस बोल सकते हो इस कॉमेडी वीडियो के साथ प्लस पॉइंट है मेरे लिए डांस, कि अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो कॉमेडी मैं दिखा नहीं सकता। स्टेज पे 1-2 कॉमेडी कर सकता हूँ, बट मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मेरे अंदर डांस भी है, तो मैं वो भी स्टेज पे शो कर सकता हूँ। तो डांस भी अपना चल रहा है, वापस मैं बैक हो रहा हूँ, डांस भी अभी स्टार्ट कर दिया मैंने, देखते हैं। बाकी सोशल मीडिया तो है ही, आज के डेट में आप कहीं भी रहो, आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो। ओके, सो हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया, तो एक और चीज़ जो आपसे जानना है, दैट यू हैव डेटेड अ फेमस डांस पर्सनालिटी, सो व्हाट वाज इट? फेमस डांस पर्सनालिटी, राइट। हाँ, वो काफ़ी फेमस थी, आप बोल सकते हो, अभी भी है, बट उस टाइम पे ज़्यादा फेमस थी। और उसकी एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छी थी, मतलब उसको एक्सप्रेशन से ही जाना गया था। और बट एक प्रॉब्लम था ये कि वो मेरे से एज में 7 ईयर छोटी थी, एज गैप था। बट हम दोनों जब रिलेशन में आए ना, तो कभी उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि हमारे बीच एज गैप है। बट जैसे जैसे हमारा टाइम निकल रहा था, उसके अंदर मैच्योरिटी आता जा रहा था, और हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। मेरे को लगता है 8 to 9 ईयर हम लोग मेंटेन किए अपने रिलेशनशिप को, 8 to 9 years। और उसके बाद एकदम से अलग हो जाना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हमारे बीच, जो वो समझना नहीं चाहिए। अगर समझती तो शायद हम अपने रिलेशन को बचा सकते थे, बट वो समझना नहीं चाहिए,
और फिर हमारे बीच डिस्टेंस आ गया। So now you're over from it? यस, You're completely over? ओवर। Okay, so that's a positive sign कि आपने उस चीज से ओवर हो गए हैं। एंड आई थिंक आप लोग का जो रिश्ता था वो पॉजिटिव वे में ही कहीं ना कहीं माइंड में खत्म हुआ। हाँ, पॉजिटिव वे में ही खत्म हुआ। कोई आर्ग्यू नहीं था हमारे बीच में कि किसी भी, एक होता है लास्ट में लोग बहुत तरह का चीज़ एक दूसरे पे एलिगेंस लगा देते हैं, बट वैसा हमारे बीच नहीं था। और बोल सकते हो आज भी हम कांटेक्ट में हैं, बट हमारी बातें नहीं होती है। ओके। हाँ, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं हम दोनों। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कॉमन है। तो ठीक है, बस यही है कि अब वो जहाँ भी जैसे भी अच्छे से अपना आगे बढ़े और अच्छा करे। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन पॉडकास्ट। और आई थिंक काफ़ी कुछ जानने को मिला आपके बारे में, मुझे और बाकी लोगों को भी। सो एज हम लोग एंड में आ गए हैं, तो एनी मैसेज फॉर द डांस लवर्स अगर आप दे सको तो। डांस लवर्स के लिए मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बस यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अप एंड डाउन बहुत होता है, और सबके लाइफ में ये चीज़ है। तो मैं यही बोलूँगा, बहुत लोग गिव अप कर देते, वो ना करें। अगर मेरे से सीखने को मिल रहा है कि मेरे लाइफ में इतना अप एंड डाउन जो चल रहा है, और आज भी मतलब वही सेम कंडीशन है, बट मैंने हार नहीं माना अभी तक। हर बार मैंने जीरो से स्टार्ट किया और उसको अच्छे एक लेवल तक लेके गया हूँ। तो अगर आप कुछ सीख सकते हो तो मेरे से सीखो, गिव अप कभी मत करना। और डांसर्स के लिए यही बोलूँगा कि डांसर्स के लिए आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, तो वो अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका कहीं मान लो आप किसी सिटी में हो, डांस सिखा रहे हो और आपका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप सोशल मीडिया पे हो, आपको नेम फेम पैसा तीनों चीज़ मिलेगा डांस के थ्रू। तो आप में कोई भी टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। ओके, सो यस, दिस वाज ऑल इन एंड आउट अबाउट गर्वित। और जैसा गर्वित ने कहा कि गिव अप मत करो, और यस, डोंट लूज होप, डोंट गिव अप, और चेज योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स, एंड don't forget to have fun, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। So yes, this was all about Garvit and me, unrehearsed. Hope you like this video, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।